गुड मॉर्निंग। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th का 6 चैप्टर है जिसमें हम लोग को विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपके टाइम को बिना वेस्ट किए हमें इसमें पढ़ना है कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। यानी कि विनिर्माण या वस्तु निर्माण किसे कहा जाता है? जब कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण की कहा जाता है। कोई भी पदार्थ है जब उसको ज़्यादा मूल्यवान बनाया जाता है, उत्पादन में परिवर्तित कर दिया जाता है और उस वस्तु को जब उत्पादन की जो बन जाता है, उत्पादन किया जाता है बेचने के लिए, उसी को विनिर्माण कहा जाता है। जैसे कागज़ से लकड़ी, चीनी, गन्ने से जब चीनी निकाल लिया जाता है वो विनिर्माण उत्पाद कहला जाता है, क्योंकि वो और ज़्यादा महंगा हो जाता है जितनी गन्ने महंगे नहीं होते। लोहा इस्पात उद्योग, लौह अयस्क से तथा एल्युमिनियम जो होता है बॉक्साइट से निर्मित होता है। क्या आप यह भी जानते हैं कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशे से बनते हैं जो रेशम उद्योग से बनते हैं। द्वितीय कार्य में लगे कच्चे माल के परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बिक्री तथा पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के बारे के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के विषय में पढ़ेंगे। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। विनिर्माण का महत्व, विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषता आर्थिक विकास के ऋण समझे जाते हैं, क्योंकि पहला जो है विनिर्माण उद्योग एक केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीय और तृतीय सेवा में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम कर देते हैं। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित है। भारत जनजाति तथा पिछड़े उद्योग क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। निर्मित वस्तुओं या निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वे देश विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। उदाहरण में कृषि पर आधारित उद्योगों में कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये कच्चे उद्योग माल के लिए कृषि पर निर्भर है तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाई, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। इसीलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा में न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भर ही काफ़ी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। राष्ट्रीय उद्योग अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% है, क्योंकि 10% भाग खनिज, खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा के योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देश, जो एशिया के जो पूर्वी देश हैं, विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 25 से 35% है। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 के विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण परिषद नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना की गई। औद्योगिक अवशिष्ट
उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता यानी कि एक औद्योगिक उद्योग का स्थापना करने के लिए क्या क्या चाहिए? कच्चे माल चाहिए, श्रमिक चाहिए, पूंजी चाहिए, पैसा, शक्ति की साधन चाहिए यानी कि तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होना चाहिए। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप निर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहाँ ये कारक उपलब्ध हो अथवा उन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठभूमि से घिरे थे। उद्योग बाजार संबंध में होता है निवेश, कच्चा माल तथा माल अथवा उसके घटक होते हैं, जैसे उत्पादन घटक में आ जाता है भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी और अवसंरचना। उसके बाद परिवहन आता है, कारखाना आता है, तैयार माल उत्पादन परिवहन होता है और फिर बाजार आ जाता है। किस उद्योग की अस्तित्व का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होती है। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। उद्योग की अस्तित्व क्या है? उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, उत्पादन में विवरण की लागत, उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय और उस स्थान पर उत्पादन की लागत जो होती है, यह उद्योग की एक आदर्श अवस्थिति है। अब आते हैं हम लोग उद्योगों का वर्गीकरण। रोजमर्रा यानी कि डेली के इस्तेमाल के विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाए, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ और भी सारी चीज़ें जो हो सकती हैं। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकते हैं। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। तो कच्चे माल के स्रोत पर आधारित कृषि आधारित और खनिज आधारित है। कृषि आधारित सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग। और खनिज आधारित में हो गया लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत पर जिसके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्युमिनियम प्रगलन। उसके बाद है उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई उपयोग। उसके बाद है पूंजी के आधार पर। एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिक्षेप में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपये तक स्वीकार्य है। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर। सार्वजनिक क्षेत्र पर लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उनके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है। टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि। संयुक्त उद्योग वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे वायल लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। उसके बाद है सरकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादक, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। कच्चा तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर। भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग करके हल्के
तैयार माल का उत्पादन करता है, जैसे विद्युतीय उद्योग। अब आते हैं कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में विभाजित करें। कच्चा माल में हो गया तेल और बुनने की सिलाई हो गया, पीतल के बर्तन, फ्यूज तार, घड़ियाँ, सिलाई मशीन, पोत बर्तन, विद्युत बल्ब, पेंट के ब्रश और मोटर गाड़ियाँ। इनमें से कच्चा माल और तैयार माल को अलग अलग चुनना है। उसके बाद है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित में होगी कृषि से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें का उत्पादन हम करते हैं, उनसे जितने भी मटेरियल बने रहते हैं वो सारी कृषि आधारित हो जाते हैं। सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल उद्योग आदि कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। उसके बाद है वस्त्र उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण उद्योग है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पादन तक की श्रृंखला से परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई व हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों की बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीनी निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। नेक्स्ट है हम लोग का रेशा उत्पादन जो है वह कच्चा होता है, धुनाई, कताई, सूत, उसके बाद बुनाई, कपड़ा, रंगाई, परिष्करण, वॉश, गारमेंट और वस्त्र निर्माण, ये सब सूती वस्त्र उत्पादक होते हैं। पहला सूती वस्त्र उद्योग जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। 1854 मुंबई में लगाया गया था। यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड के कपड़े की मांग आपूर्ति तो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला था। आरंभिक वर्षों से सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्र तक ही सीमित है। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इनके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वाले, कताई करने वाले, रंगाई करने वाले, डिजाइन बनाने वाले, पैकेट बनाने और सिलाई करने वाले को यह जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई के कार्य हथकरघा, विद्युत करघों व मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों को बड़े पैमाने पर रोजगार कराता है। अब आते हैं महात्मा गांधी ने सूती कातनी तथा खादी बुनने पर क्यों बल दिया था। इसने बल दिया था क्योंकि जो कुटीर उद्योग था उसको बढ़ावा मिल सके और हमारे देश का जो संपत्ति है वो हमारे देश में ही रह पाए। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयात देश से संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश है। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम है, लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रक्रमण इकाई देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती है। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं तथा अधिकतर छोटी व बिखरी हुई इकाइयाँ हैं जिनका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागों का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। धागा 85 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। अगर यह पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपये प्रति किलोग्राम है। ऐसे रेशे के धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनाने के लिए चरण का मूल्य में वृद्धि होती है। यद्यपि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की, तथापि इसे आयात करने की
करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। विशेषतः बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। अन्य समस्याओं में क्रमशः श्रमिक उत्पादन तथा कृषि वस्त्र उद्योग में प्रतिस्पर्धा आदि है। हम देख सकते हैं पीछे के मैप में कि रेशम कहाँ कहाँ पे होती है और सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र कहाँ कहाँ पे होती है। तो ये गोल वाले दिए कि ये सूती वस्त्र है। सूती वस्त्र मदुरई, कोयम्बटूर, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, वर्धा, जलगांव, सूरत, बड़ोदरा, सूरत ऑलरेडी फेमस है, इंदौर, देवदास, उज्जैन, अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, फिर उसके बाद से कानपुर है, आगरा है, मुरादाबाद है, मुर्शिदाबाद है, हावड़ा और हुगली है। ये सारी चीज़ें जो है सूती वस्त्र के लिए फेमस है। उसके बाद है ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र में है बेंगलुरु, मुंबई, एक बार क्लीन कर देती हूँ मैं, जामनगर, अहमदाबाद, बीकानेर, जयपुर, ग्वालियर, आगरा, शाहजहांपुर, कानपुर, वाराणसी, गुरुग्राम, पानीपत, लुधियाना, अमृतसर, श्रीनगर। ठीक। और रेशमी वस्त्र के लिए जो उद्योग है, रेशमी वस्त्र के लिए मैसूर है, बेंगलुरु है, कोलार है, बेलगांव है। आपको पश्चिम के भागों में नहीं है इधर। उसके बाद आ सकते हैं बोकारो है, बस, बारमूला है, श्रीनगर है, अनंतनाग है। यानी कि दक्षिणी भागों में है रेशम और आपको पूर्वी भागों में थोड़ा सा है और फिर उत्तरी भाग में ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा दक्षिणी भाग में है, देख सकते हैं मैप में। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप मैप के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो आपको हर एक चीज़ पता रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको स्टेट भी पता रहेगा, स्टेट पता रहेगा तो फिर आप जगह को भी बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है। स्टेट के अकॉर्डिंग और मैप के अकॉर्डिंग पढ़ने में बहुत ही सहूलियत प्राप्त होती है। अब आते हैं पटसन उद्योग। भारत पटसन तथा पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक है। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल के हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है। हुगली नदी तट पर स्थित हुगली जो है पश्चिम बंगाल में है। तट पर स्थित होने के कारण पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल तथा जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मीलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन के संसाधित करने में प्रचुर जल पश्चिम बंगाल तथा सीमावर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार तथा व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात में पतन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। अब देख सकते हैं कि पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया था। 1947 के देश विभाजन के बाद पटसन मिले तो भारत के कई में रह गए, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश में चल गए। यानी कि 1/4 इधर रह गई और 3/4 उन क्षेत्रों में चले गए। इस उद्योग की चुनौती के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। यदि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया है। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूल जैव व निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादन के लिए अवसर प्रदान किया। चीनी उद्योग। भारत चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। पहला उत्पादन में चीन है, लेकिन गुड़ व खंडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैले। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे?
उत्तर प्रदेश और बिहार में, अतः सरकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिण और पश्चिम राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने अधिक सुक्रोज की मात्रा में अपेक्षित ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त राज्य में सरकारी समितियाँ भी सफल रही। इस उद्योग के प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार है। इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी तथा असक्षम तकनीकी का इस्तेमाल, परिवहन क्षमता से गन्ने का समय पर कारखाने तक न पहुंचना तथा खोई का अधिकतम इस्तेमाल ना कर पाना। उसके बाद है खनिज आधारित उद्योग है। वे उद्योग जो खनिज तथा धातु का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। लोहा तथा इस्पात उपयोग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर है। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। अब आते हैं हम लोग भारत इस्पात के उत्पादन एवं खपत में प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 है। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योग के लिए आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? तो कहाँ होनी चाहिए? जहाँ यातायात का साधन हो, ऊर्जा हो, कच्चे माल के नज़दीक हो, बाजार नज़दीक हो, इन सारी चीज़ें होने जहाँ पे होगी वहीं पे इस्पात उद्योग की आदर्श की स्थापना होनी चाहिए। याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता है। वर्ष 2019 और में भारत 111 मिलियन टन का इस्पात विनिर्माण का भारत का संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2019 में यहाँ प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत केवल 74.3 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 229.3 किलोग्राम थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र 2015-16 में 134, 16-17 में 120.14 है, 17-18 126.85 है, 2018-19 में 101.29 है, 19-20 में फिर घट गया है। देख सकते हैं इस्पात निर्माण की प्रक्रिया। झोंकदार भट्टी, लौह अयस्क का गलाया जाना चूना पत्थर का सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। धातु का मैल हटाया जाता है। अयस्क को गर्म करने के लिए इसको कोक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उससे पहले क्या होता है? कच्चे माल का परिवहन, कारखानों तक परिवहन। उसके बाद झोंकदार भट्टी, यानी कि लौह अयस्क को गलाया जाना चूना पत्थर का सहायक खनिज और इसमें जो मिलाया जाता है। धातु का मैल हटाया जाता है। अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। उसके बाद से ढलुआ लोहा, तरल पदार्थ को सांचों में ढाला जाता है, जिससे से ढलुआ लोहा तैयार होता है। उसके बाद इस्पात बना। इसके बाद ढलुआ लोहा से पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। उसके बाद धातु को एक आकार दिया जाता है। रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गढ़ाई। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैप में कि भारत लोहा और इस्पात कहाँ पे है। तो विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती, सेलम, राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, बोकारो, बर्नमपुर और दुर्गापुर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भारत में लोहा इस्पात उद्योग। भारत में इतने ही लोहा इस्पात उद्योग है, इसे याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन रिलेटेड पूछ सकते हैं, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अब जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें भी आपको फ़ायदेमंद रहेगा कि इससे रिलेटेड हम इसको लिख सके कि हाँ ये कहाँ है, या ये किन किन नज़दीक है, इसका स्थान कैसा है, या कौन कौन से प्रकार के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है
मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र जिसमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इसमें री रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। यह हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन होता है। एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रतिक्रिया की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान इस्पात में भारत उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है और इस्पात के सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकलित है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियाँ। इसमें लो एज की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। यदि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, तथापि हम इनके पूर्ण संभाव्य विकास नहीं करते। इसके लिए निम्न कारण है: उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, कम श्रमिक उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति तथा अविकसित अवसंरचना। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देश में आयात करते हैं। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहित दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता। आप देख सकते हैं भारत और चीन में कच्चा इस्पात उत्पादन जो है वो 15-16 में कितना है, 16 में कितना है, 15-16 में कितना है, 17 में धीरे धीरे बढ़ा है, 18 में, फिर 2019 में भी बढ़ा है। मिलियन टन है भारत और चीन को दिखाया गया है। उसके बाद है एल्युमिनियम प्रगलन, स्मेल्टिंग। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन होता है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। और कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बढ़ा है। देश के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रगलनों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में, जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, प्रयोग किया जाता है। प्रवाह चार्ट चित्र 6.8 एल्युमिनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है। इस उद्योग की उससे पहले हम लोग देख सकते हैं एल्युमिनियम तथा अयस्क का अनुपात है 4 से 6 टन बॉक्साइट, 2 टन एल्युमिना और 1 टन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के उद्योग की प्रक्रिया कैसे कैसे है? बॉक्साइट कच्चा माल और बॉक्साइट खनन, परिवहन, रेल या समुद्री जहाज की तरह। उसके बाद एल्युमिना बनता है। तो बॉक्साइट दलन और एल्युमिनियम घुलन होता है, और जो बॉक्साइट वाला वो एल्युमिनियम शोधशाला होता है। बॉक्साइट दलन और एल्युमिनियम घुलन प्रगालक स्थल तक भारी अयस्क तक पहुंचाया जाता है, और शोधशाला में कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक होता है। एल्युमिनियम को कोयला खान से पिच किया जाता है। उसके बाद क्रायोलाइट, एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। उसके बाद एल्युमिनियम प्रगलक बनता है, और एल्युमिनियम प्रगलक विद्युत करता है, जिसकी 18,600 किलोवाट प्रति टन अयस्क होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, स्थापना की 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं: नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनियोजित उपलब्ध है। उसके बाद रसायन, भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3%। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर। इसमें लघु तथा बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित है, और कार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। कार्बनिक अकार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल
उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त है। नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा, एस, कांच, साबुन, शोधक तथा अपमार्जक के रूप में किया जाता है तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल। इन उद्योग का देश में विस्तृत फैला क्या बता सकते हैं? ऐसा कार्बनिक रसायन में पेट्रो रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रबर पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधन सलाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित है। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न कराते हैं जिसका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता रोजगारों के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों की एक सूची बनाए। अब आते हैं उर्वरक में। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनिक उर्वरक मुख्यतः यूरिया, फॉस्फेटिक उर्वरक डीएपी तथा अमोनियम फॉस्फेट और मिश्रित उर्वरक जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास शामिल है। तो अमोनिया फॉस्फेट और जो फॉस्फेट जो हो गया, और मिश्रित उर्वरक में कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण होते हैं? वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा अर्थात पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटास या पोटेशियम यौगिक का भंडार नहीं है। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अनेक भागों में भी फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादक का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक है। उसके बाद सीमेंट उद्योग में आते हैं। निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रस्थानों के निर्माण में सीमेंट आता है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। यहाँ इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी खाड़ी देशों के बाजार की उपलब्धता है। पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ और गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की सबसे बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाजारों में मांग बढ़ती गई। यह उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूप से प्रगति पर है। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ पे लगाया गया था और कब लगाया गया था? चेन्नई में लगाया था सन 1904। मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया तथा बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्यूलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। बेंगलुरु भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ है। इस उद्योग का सर्वाधिक संकीर्ण दर बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का भंडार हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। यद्यपि उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता है। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है: वायु, जल, भूमि और ध्वनि। प्रदूषण करने वाले उद्योग में ताप विद्युत ग्रह भी शामिल है। वायु प्रदूषण अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित कण गुणमा। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वायु में प्रदूषण का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। द्रव्य है एक प्रकार के कण जैसे धूलि, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधन, सलाय, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन
तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं जैसे पौधों तथा इमारतों तथा पूरे पर्यावरण का दुष्प्रभाव डालते हैं। हाँ, भोपाल गैस त्रासदी जो होता है जिसमें उसमें एक टैंक से गैस लीक होने की वजह से बहुत सारे लोग उस गैस के प्रभाव से में आने के कारण उन लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित हो गए। वहाँ पे प्रदूषण भी बढ़ गया और वहाँ पे आज भी लोग लूले लंगड़े और लंगड़ी पैदा होते हैं कि वहाँ पे इसके कारण जिनको वो गैस लगा उनकी वजह से वो पैदा होते हैं। तो इन सब से बचाव के लिए हम लोग को हमेशा अपने कारखाने की समय समय पर मरम्मत करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए और इन सब पे ध्यान देना चाहिए। जल प्रदूषण उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल के प्रमुख कारण कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधन, सलाय, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे भारत कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, जैसे श्रीनगर, मोहाली, नोएडा, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, मैसूर, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी। ये सारी जगह को याद रखना कि कहाँ कहाँ पे टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है। ये ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ सकता है या इससे रिलेटेड जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं उसमें आप इन जगहों के नाम बता सकते हैं, कौन सा कहाँ पे कारखाना है, क्या उसकी भूमिका है। इन सारी चीज़ों को आप वहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। जो अपमार्जक रंग, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित रहते हैं। भारत में मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फॉस्फोरस, जिप्सम तथा लोहा की भी अशुद्धि है। उसके बाद तापीय प्रदूषण, जब कारखाने तथा तापघरों में गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीव पर इसका क्या प्रभाव होता है? अगर जब हम लोग थोड़े गर्म पानी छूते हैं तो जल जाता है, तो सोचिए कि वो गर्म पानी जब नदी तालाब में जाते हैं तो वहाँ उसमें के जीव जंतु रहने वाले जो जल वाले हैं उन पर इसका क्या प्रभाव है, खुद इसका इमेजिन कर सकते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अपशिष्ट व परमाणु संयंत्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी दूषित कर देते हैं। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण खिन्नता तथा उच्चता ही नहीं वरन श्रवण असक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यवस्थाएं भी बढ़ती है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस तथा विद्युत ड्रिल भी अत्यधिक ध्वनि करते हैं। ड्रिल जो वो छेद किसी भी मशीन में छेद जब किया जाता है, ड्रिलिंग छेद करना वो। उसके बाद पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम क्या है? कारखाने, या भी हम लोग जितने सारे पढ़े, ये आपका पेमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है। आप इसमें इसको ट्राई करते रहिए, हमेशा बार बार लिखने का देख के प्रैक्टिस में सब बनी रहेगी। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाएं, इसके कुछ निम्न विभिन्न प्रक्रियाओं को जल का निरंतर उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्था में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रह, नदियों तथा तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया। यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छंटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े तथा ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित है। जैव प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन, जैविक, रासायनिक तथा भौतिक क्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन, इसमें अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जा सकता है। जब भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योग द्वारा इसके अधिक निष्कासन और कानूनी प्रतिबंध होने चाहिए। वायु में निलंबित कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अवक्षेपण स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषण पदार्थों को जरूरतीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जाता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जाता है। ऐसी मशीनें का उपयोग किए जाए तो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे।
ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए पर्यावरण सचेतना के युक्त आर्थिक विकास की भी जरूरत हो सकती है। आप देख सकते हैं फरीदाबाद यमुना एक्स प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र कैसे किया जा रहा है। इस प्रकार हम लोग आते हैं, हम लोग एक छोटा सा और टॉपिक है राष्ट्रीय ताप विद्युत NTPC। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत कॉर्पोरेशन विद्युत प्रदान करने वाले प्रमुख निगम है। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन तंत्र EMS 14001 के लिए ISO प्रमाण पत्र। यह निगम प्रकृति पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस और ईंधन संरक्षण नीति का हिदायती है। इन्हें ध्यान में रखकर इन विद्युत संयंत्रों की स्थापना करते हैं। इससे निम्न उपायों का संबंध आधुनिकरण, तकनीकों आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार, अधिकतम राख का इस्तेमाल व अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, राष्ट्रीय सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकीय रूप से मॉनिटर तथा समीक्षा करना और ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना। इस प्रकार हम लोग का NCERT ज्योग्राफी क्लास 10th का 6 चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब बात है हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर के। जितने भी सारे क्वेश्चन दिए गए सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको आगे दे देती हूँ। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के भी आंसर अब मैं आपको दे देती हूँ। ये वाले जो क्वेश्चन है ये आप खुद से बना लीजिए, इसके भी आंसर दिए हुए हैं बट इसे आप खुद से बना लीजिएगा। यहाँ पे आंसर आ गए हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? सीमेंट। निम्न ऐसी कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार को उपलब्ध कराती है? शेल। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में उपयुक्त है? एल्युमिनियम प्रगलन। निम्न में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि का संयंत्र निर्मित करता है? इलेक्ट्रॉनिक। प्रश्न का 30 शब्द में विनिर्माण। विनिर्माण वह प्रक्रिया जिसमें विभिन्न कच्चे माल को संसाधित करने के बाद माल उत्पादन किया जाता है। कच्चे माल स्वयं निर्मित उत्पादित हो सकते हैं। उद्योग के अस्तित्व को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताएं। उद्योग अस्तित्व को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक है। कच्चे माल की उपलब्धता, पूंजी की आवश्यकता और बाजार की निकटता होनी चाहिए। उसके बाद है औद्योगिक अस्तित्व को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताओ। औद्योगिक अस्तित्व को प्रभावित करने वाले आवश्यक मानवीय कारक है सस्ते श्रम की उपलब्धता, सलाहकारों और वित्तीय सलाह जैसे सेवाओं की उपलब्धता, श्रम को बनाए रखने के लिए संसाधन किया। उसके बाद आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देखना होता है। आधारभूत उद्योग वे होते हैं जो कच्चे माल की आपूर्ति ऐसे उद्योग को करते हैं जो अन्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं। एक उदाहरण लोहा और इस्पात उद्योग है जो ऑटोमोबाइल उद्योग को स्टील की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन है समन्वित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योग से कैसे भिन्न है? इस उद्योग की क्या समस्या है और किन सुधारों के अंदर इसकी उत्पादकता क्षमता बढ़ी है? समन्वित इस्पात उद्योग कई पहलुओं से मिनी इस्पात उद्योग से अलग है। एक समन्वित इस्पात उद्योग बड़ा होता है तथा एक कॉम्प्लेक्स में कच्चे माल को एकीकृत करने के लिए स्टील बनाने, रोलिंग और आकार देने तक कुछ संभाला जाता है। दूसरे एक मिनी इस्पात उद्योग यानी छोटा इस्पात उद्योग या लघु उद्योग भी जिसे बोल सकते हैं। उद्योग छोटा होता है जिसमें इलेक्ट्रिक भट्टियाँ होती है और स्टील कैप और स्पंज आयरन का उपयोग होता है और इसमें फिर से रोलर्स होते हैं जो स्टील के सिल्लियों का भी उपयोग करते हैं। दिए गए विनिर्देश में हल्के और मिश्र धातु इस्पात का उत्पादन करता है। इस उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली समस्या है उच्च उत्पादन लागत और कोल की सीमित उपलब्धता, श्रम की कम उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, खराब बुनियादी ढांचा। हाल के विकास जिन्होंने इस उद्योग की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है। उदारीकरण और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है निजी उद्यमियों की मदद से। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? पर्यावरण का औद्योगिक प्रदूषण 4 प्रकार का होता है: वायु, जल, भूमि और ध्वनि। वायु प्रदूषण रासायनिक और कागज कारखाने, ईंट भट्टों, रिफाइनरी और गलाने वाले पौधों द्वारा छोड़े गए धुएं, कारखानों के जीवाश्म ईंधनों के जलने से होता है। जल प्रदूषण कार्बनिक और अकार्बनिक औद्योगिक अपशिष्ट और नदियों के प्रवाह में निर्वहन करने के कारण होता है। प्रदूषण का यह रूप कागज, लुगदी, रसायन, कपड़ा रंगाई, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, ट्रेनिंग और विद्युत उद्योगों के कारण होता है। भारत में नदियों में
जाने वाले प्रमुख ठोस कचरे के फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम और लोहे और स्टील के स्लैग है। पानी का थर्मल प्रदूषण जल प्रदूषण का एक अन्य रूप है जो कारखानों और थर्मल प्लांटों से गर्म पानी के उत्सर्जन के कारण नदियों और तालाबों में जलता है। अंत में औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, मशीनरी और जनरेटर और आरी वायु और बिजली के ड्रिल से ध्वनि प्रदूषण होता है। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार। जल प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए औद्योगिक अपशिष्टों को सभी 3 स्तरों प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय पर इलाज करने की आवश्यकता है। प्रसंस्करण के लिए पानी का उपयोग पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के माध्यम से कम किया जाना चाहिए। पानी की आवश्यकताओं को पूरा वर्षा जल का संचयन किया जा सकता है। भूजल के उपयोग को कानून द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर और स्क्रबर और जड़तीय विभाजक वाले कारखानों में स्मोक स्टैक लगाने चाहिए। इसके अलावा कोयले के बजाय तेल या गैस का उपयोग करके धुएं को कम किया जा सकता है। शोर उत्पन्न करने वाले यंत्रों को ढोने के लिए शोर प्रदूषण का नियंत्रित किया जा सकता है और शोर को कम करने के लिए मशीनरी को फिर से डिजाइन करना और अन्य अवशोषित सामग्री के अलावा ईयर प्लग और ईयरफोन का उपयोग करना चाहिए। अगर हम लोग का जो अंतिम था, जो क्रियाकलाप दिया हुआ था, यहाँ पे सारे के क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। आप इन्हें देख सकते हैं और अपने चाहे तो अपने नोटबुक में या बुक में भी फिल कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग का NCERT ज्योग्राफी क्लास 10th का 6th चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपकी मैसेज की ठीक रिप्लाई दी जाएगी और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।